नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और अगला टॉपिक जहां से हम लोगों ने छोड़ा था, सिटीजनशिप पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। आगे हम लोग चलेंगे और आगे चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के बारे में कि मूल अधिकार हैं क्या, मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, मूल अधिकारों में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो संविधान है, उस संविधान का जो भाग 3 है, यानी कि पार्ट 3 में जब आप जाओगे तो पार्ट 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जब आप पढ़ोगे तो चर्चा हुई है किसकी? तो चर्चा हुई है मूल अधिकारों की, कि 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों को चर्चा की गई है। यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक चर्चा हुई है मूल अधिकार की। कहाँ से प्रभावित है? तो अगर आप प्रभावित देखोगे कि मूल अधिकार हम लोगों ने कहाँ से प्रभावित होकर के लिया है, तो वो हम लोगों ने लिया है अमेरिका से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन जो किया गया है उसी तरीके से मिलता जुलता हमारा भी मूल अधिकार है, यानी कि प्रभावित जो है वो अमेरिकी संविधान से है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि कहाँ से एडॉप्टेड है, लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। यानी कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। कारण कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो हमारे यहाँ पर सबसे पहले चूंकि लागू हुआ है, तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं और ब्रिटेन से अडॉप्टेबल है। ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है हम लोगों ने अपने यहाँ के मूल अधिकारों पे, इस पे डिस्कशन। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकारों पे जो चर्चा है वो ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान में या ब्रिटेन में पहले हुई, उसके पहले भी फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़ोगे तो लुई 16वां को फांसी देने का जो कारण था वो भी मूल अधिकार थे, कि जनता मूल अधिकारों के प्रति इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी थी कि मूल अधिकारों की वजह से ही लुई 16वां को फांसी दी गई। उसके अलावा जब हमारे यहाँ पर पढ़ोगे तो समय समय पर मूल अधिकारों की मांग संविधान बनने से पहले भी चर्चा हुई। जैसे आप पढ़ोगे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 17 से लेकर के 19 तक, उसमें भी मूल अधिकारों पर चर्चा की गई। उसके अलावा जब आप एनी बेसेंट का मॉड्यूल पढ़ोगे, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा जब पढ़ोगे, तो उसमें भी एनी बेसेंट ने 1925 में मूल अधिकारों पर डिस्कशन किया था। जब आप मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट पढ़ोगे तो नेहरू रिपोर्ट में भी आप देखोगे 1928 में कि मूल अधिकारों पर डिस्कशन, यानी कि मूल अधिकारों पे समय समय पर चर्चाएं हुई। मूल अधिकार हैं क्या? तो कहा गया कि जनता का जो अधिकार है, कुछ ऐसे राइट्स जो हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जनता के हाथ में भी होने चाहिए। उन्हीं को हम लोगों ने नाम दिया। उस देश के या उस भौगोलिक सीमा के भीतर या उस संवैधानिक सीमा के, राजनीतिक सीमा के भीतर जो लोग निवास करते हैं, उनके अधिकारों के बारे में जब चर्चा होती है तो उसको उस देश का मूल अधिकार कहा जाता है। लेकिन मूल अधिकारों के पालन कराते समय, मूल अधिकारों को देते समय जनता से भी ये उम्मीद की जाती है कि मूल अधिकारों का तब तक ही पालन हो कि जब तक कि उससे उस देश की अखंडता पर, उस देश के पूरे कल्चर पर किसी तरीके का कोई भी असर ना आवे, तभी तक मूल अधिकार है। यानी कि मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के चक्कर में हमें यह भी नहीं भूलना है कि देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर पड़े। चर्चा करते हैं हमारे यहाँ के मूल अधिकारों के बारे में कि हमारे यहाँ का जो मूल अधिकार है वो है क्या या कितने हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो मूल अधिकार दिए गए, फिर से बता दे रहा हूं कि मूल अधिकार किसमें है, तो भाग 3 के अंदर है। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। फिर उसके बाद कितने मूल अधिकार हैं, तो आते हैं उस पे। तो जब आप बात करते हो मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार जो हमारे यहाँ पर हैं, 7 मूल अधिकार मूलतः हैं। यानी कि मूल संविधान जब आप पढ़ोगे तो मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से एक मूल अधिकार को हम लोगों ने हटा दिया। यानी वर्तमान में बचे कितने? 6। हालांकि हम लोग यहाँ पर सबकी चर्चा करेंगे क्योंकि उसका आपको अनुच्छेद याद रखना पड़ता है, तो इसलिए सबकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। क्यों हटा, कैसे हटा, इन पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो पहला हमारा मूल अधिकार है वो है हमारा समता का अधिकार। समता का अधिकार।
इसकी चर्चा हुई है कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी चर्चा हुई है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा हमारा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा हुई है 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा हमारा जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पर चर्चा हुई है अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा जो है वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस पर जो चर्चा हुई है 25 से लेकर के 28 तक। उसके आगे चलेंगे, पांचवा जो हमारा मूल अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इस पर चर्चा हुई है 29 और 30 में। उसके बाद छठवां जो हमारा मूल अधिकार है वो है आपका संपत्ति का अधिकार। इस पर चर्चा हुई है 31 में। और सातवां जो है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें हमको चर्चा करनी है अनुच्छेद 32 के अंदर। तो ये हमारे मेन मूल अधिकार हैं जो आपके डिफाइन है। फिर से मैं कह दे रहा हूं कि पहला जो हमारा मूल अधिकार है वो समता या समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा 23 से लेकर के 24, यानी कि 23 और 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमारा 25 से लेकर के 28 तक वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार 31 में, 31 में, और संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी 32 में। तो ये हमारे 7 मूल अधिकार हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वह हमारा मूल अधिकार नहीं है। ये जो हमने कहा कि एक जो कम कर दिया गया है वही एक कम किया गया है किसको, तो संपत्ति के अधिकार को कम किया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो लिख देता हूं यहां पर 44वें संविधान अधिनियम 1978। 44वें संविधान अधिनियम 1978 में इसको मूल अधिकार की सूची में हटा दिया गया। और कहाँ जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। ध्यान रखिएगा, यानी अगर कहीं भी ज़्यादातर जगहों पे क्वेश्चन बने हुए हैं कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। यानी कि अब ये कानूनी अधिकार में है। और कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 300 क में। चौथे संविधान संशोधन में, तो 44वें संविधान संशोधन में हुआ था 1978 के अंदर इसको हटा दिया गया और डाल दिया गया कानूनी अधिकार के तौर पर। यानी कि हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार है क्या, तो देश के निवासियों को दिए गए कुछ अधिकार, जिससे देश की एकता और अखंडता बिना प्रभावित किए वह आदमी भी सम्मान के साथ जी सके, इसी को हम लोगों ने मूल अधिकार का नाम दिया था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये 6 मूल अधिकार आपको कंठस्थ हो गए। फिर से याद दिला दे रहा हूं, समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30,
संपत्ति 31 में थी जो अब कानूनी अधिकार हो गई, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि पूछा जाता है एक प्रश्न अक्सर कि आपात के समय राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है कि नहीं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ये लाइन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये लिखा कहां पर है, तो यह लाइन लिखी गई है अनुच्छेद 359 में, 359 में। लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि राष्ट्रपति को इस मूल अधिकार में, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं, उस मूल अधिकार को राष्ट्रपति को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि मूल अधिकारों में से अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति नहीं डिस्टर्ब किया जा सकता है। देख लीजिए कहाँ पे आएगा, 19, 20, 21, 22 आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। तो स्वतंत्रता के अधिकार के 2 अनुच्छेद हैं जिन पे भी डिस्कशन करूंगा कि आखिर उसमें क्या लिखा गया है। तो उनको छोड़ करके राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों को आपातकाल के समय में निलंबित कर सकता है। किस अनुच्छेद के हिसाब से, तो अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 359 के अनुसार। उसके अलावा क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल संशोधन किया जा सकता है। कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन की जब भी चर्चा होगी तो संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि संशोधन सामान्य विधियों से नहीं होगा, यानी कि सामान्य संसदीय प्रणाली से संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होगा। यानी ये 2 याद रखिएगा। पहला याद क्या रखना है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति समस्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो 359 के अनुसार। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो मूल अधिकारों में बिल्कुल संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार, 368 के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ये चीज आप दिमाग में जरूर रखिएगा। और मैं उन्हीं पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि मूल अधिकार आपने रट लिए हैं कि कौन कौन से हैं, कौन से हटा दिए गए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर आप दिमाग से उतर जाते हैं। तो इसलिए इनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए इसको बार बार आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 359 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, जो राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताऊंगा अभी आगे कि 359 के अंदर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वो आपातकाल के समय राष्ट्रपति जो है वो निलंबन कर सकता है मूल अधिकारों का भी, बस अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। दूसरा कहा गया कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन है, तो हाँ बिल्कुल संशोधन है। सामान्य संसदीय विधि से नहीं होगा, लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार इसके अंदर संशोधन होगा, ये श्योर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप देख लीजिए, ये चीज आपकी इसके अंदर डिफाइन कर दी गई। अब देखा जाए कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ डिफाइन की गई है। एक एक मूल अधिकार को मैं लेकर के चलूंगा। जैसे सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं समता का अधिकार, समता या स्वतंत्रता का, समता या समानता का अधिकार। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जरा देख लिया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखोगे कि समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, इसके अंदर आप देख रहे हो कि कितने अनुच्छेद हैं। तो एक है आपका अनुच्छेद 14, एक होगा आपका अनुच्छेद 15, एक होगा आपका अनुच्छेद 16, एक होगा अनुच्छेद 17 और एक होगा अनुच्छेद 18। ये 5 अनुच्छेद जो हैं वो केवल डिफाइन करते किसको हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, यानी नागरिक की स्वतंत्रता को। और ये चीज दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, तो राइट ऑफ इक्वालिटी की, समानता के अधिकार या समता के अधिकार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि सभी व्यक्तियों को, अनुच्छेद 14 की मैं बात कर रहा हूं कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया, तो कहा गया कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता
और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करने की जो क्षमता है वो अनुच्छेद 14 में है। यानी अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्ति का मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो उसको विधि के समक्ष यानी कि कानून के हिसाब से समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर भारतीय संविधान या आईपीसी की कोई भी धारा होगी तो समान रूप से लागू होगी। ये कहाँ कह रहा है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि चाहे धर्म के आधार पर, चाहे मूल वंश के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। यानी भारतीय संविधान में चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसका जन्म स्थान कोई भी हो, पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं पे भी हो, सब पर किसी भी तरीके का कोई भी आचरण में अंतर नहीं आएगा, सबके साथ समान आचरण का व्यवहार होगा। ये लिखा गया किसमें? तो अनुच्छेद 15 के अंदर। अगला क्या कहा गया? अनुच्छेद 16 के अंदर तो कहा गया सरकारी नौकरियों में समानता। यानी सरकारी नौकरी देते समय भी किसी तरीके का कोई भी भेद नहीं होगा। सरकारी नौकरी देते समय भी आपको हर तरीके से समान माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 16 डिफाइन करता है सरकारी नौकरियों में समानता की बात। ये चीज समझ में आ गई होगी। अगली जो बात आती है अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में लिखा गया अस्पृश्यता को, यानी छुआछूत, कि छुआछूत किसी भी आधार पर नहीं होगा। न तो किसी तरीके के रोग की वजह से छुआछूत होगा, न तो काले या गोरे रंग की वजह से छुआछूत होगा, न तो ऊंची या निम्न जाति की वजह से किसी तरीके का छुआछूत होगा। यानी अस्पृश्यता को डिफाइन करता है कि भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी नागरिक अस्पृश्यता का शिकार नहीं होना चाहिए। ये लिखा गया किसमें? तो अनुच्छेद 17 में। यानी ये सबको क्या कर रहा है? ये सारे अनुच्छेद जो है वो समता या समानता के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अनुच्छेद 18 की अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 18 क्या है, तो अनुच्छेद 18 जो है वो रिलेटेड है उपाधियों के उन्मूलन से, कि किसी को किसी भी तरीके की विशेष उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। सभी व्यक्ति जो हैं वो समान तरीके से जीवन निर्वहन करेंगे। किसी भी तरीके की विशेष उपाधि इनको नहीं प्रदान की जाएगी, या किसी भी तरीके की उपाधि अगर उन्होंने धारण कर रखी है तो उसका उन्मूलन उनको करना होगा भारतवर्ष के समानता की वजह से। तो ये हमारा डिफाइन करता है किसको? समता के अधिकार को, जो है कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेकर के 18 तक। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। फिर चल रहा हूँ अनुच्छेद 14 में क्या था? तो अनुच्छेद 14 में कहा गया कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष जो है वो समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है अनुच्छेद 15 की धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है अनुच्छेद 16 की सरकारी नौकरियों में समानता प्रदान की जाएगी। 17वां क्या कह रहा है कि अस्पृश्यता बिल्कुल नहीं होगी, किसी भी आधार पर अस्पृश्यता नहीं होगी। और अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है कि उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा। तो यह है आपका समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। दूसरे नंबर पर आते हैं जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका डिफाइन है 19 से लेकर के 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार जो डिफाइन है कहाँ? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम की चर्चा होगी कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो राइट ऑफ फ्रीडम पे जब आप डिस्कशन करेंगे तो आप देखोगे तो भारतवर्ष में सभी नागरिकों को कहा क्या गया कि 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं। ये किसके अंदर डिफाइन किया गया? तो ये डिफाइन किया गया आपका अनुच्छेद 19 के अंदर, कि भारतवर्ष में 6 स्वतंत्रताएं जो है वो मूल हैं, जो सबको मिलेंगी। ये 6 स्वतंत्रताएं जो हैं ये सबको मिलेंगी। क्या क्या है? तो सबसे पहले कहा गया कि भारतवर्ष में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी आप किसी भी तरीके की चर्चा कर सकते हो। दूसरा क्या कहा गया?
तो दूसरा कहा गया शांतिपूर्ण सम्मेलन होगा, यानी किसी भी तरीके के शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी सबको है, स्वतंत्रता सबको है। अगला कहा गया कि आप किसी भी तरीके का संगठन या संघ का निर्माण अगर करते हैं तो उसकी भी आज़ादी आपको है। उसके अलावा कहा गया कि अबाध संचरण, यानी कि भारतवर्ष में कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में अगर आप आना जाना चाहते हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता है। उसके अलावा कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास की भी स्वतंत्रता। उसके अलावा आप किसी भी तरीके की आजीविका या व्यापार करें, इसके ऊपर भी कोई बोलने वाला नहीं है। आप कोई भी आजीविका या कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं डिफाइन की गई हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 के अंदर, कि व्यक्ति स्वतंत्र है मौखिक रूप से, यानी किसी भी तरीके की अभिव्यक्ति वो किसी भी सोशल मीडिया के पेज से या पेपर में या किसी भी तरीके से वो बोल सकता है। किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन या कुछ भी वो कर सकता है, बस ध्यान रखना है कि शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी तरीके का संगठन, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो, चाहे वो मजदूर संघ का निर्माण हो, वो कर सकता है। पूरे भारतवर्ष में वो कहीं पर भी विजिट कर सकता है, कहीं पर भी आ जा सकता है, यानी अबाध संचरण की स्वतंत्रता भी भारतवर्ष में दी गई। पूरे भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के भीतर वो कहीं पे भी जाकर के किसी प्रदेश में वो आराम से निवास कर सकता है, उसकी भी चर्चा की गई। और अपनी रोजी रोटी आजीविका के लिए वो किसी भी तरीके की आजीविका या व्यापार या नौकरी कुछ भी वो कर सकता है। ये स्वतंत्रता, यानी कि 6 मूलभूत स्वतंत्रता दी गई किसमें, अनुच्छेद 19 के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं किसके लिए, तो ये लिखी गई हैं केवल नागरिकों के लिए। यानी कि ये सारी सुविधाएं जो हैं जरूरी नहीं है कि किसी विदेशी व्यक्ति को भी भारत के भीतर मिले। हो सकता है कि भारत के विदेशी नागरिक जो आता है उसको अबाध संचरण न मिले, निवास की तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आजीविका व्यापार की तो बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरे के पूरे जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए दी गई है, भारत में आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं दी गई है। ये केवल नागरिकों के लिए ही मान्य होगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के भीतर, कि जब आप अनुच्छेद 20 पढ़ोगे तो उसमें कहा गया कि दोष सिद्धि से संरक्षण। ये जो है अनुच्छेद 20 जो है ये आपको दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि दोष सिद्धि से संरक्षित करता है। कैसे कर सकता है तो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है, तो पहला कह रहा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी एक संरक्षण तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा क्या कह रहा है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ये 3 तरीके का संरक्षण आपको यहाँ पर दिया जा रहा है दोष सिद्धि से संरक्षण में, यानी अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि से संरक्षण दे रहा है। पहला कह रहा है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब समझिएगा, तो कह रहा है कि कार्य को करते समय, यानी कोई भी अपराध या कोई भी दोष जो आप कर रहे हैं या कोई भी अपराध अगर आप कर रहे हैं, अगर वो आपने उस समय किया जब उस दोष के बारे में कोई नियम कानून या कोई अपराध घोषित नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में आप बच सकते हैं। दूसरा कह रहा है दोहरे दंड से संरक्षण। तो दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को अगर किसी एक अपराध के लिए एक बार अगर सजा या एक बार दंड दिया जा चुका है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा से उसको दंड प्रदान नहीं किया जा सकता, यानी कि दोहरे दंड से भी संरक्षण किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण। कहा गया कि अगर स्वयं साक्ष्य देना चाहता है तो स्वयं साक्ष्य देने के लिए उसको बाधित नहीं किया जा सकता, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए भारतवर्ष के भीतर बाधित नहीं कर सकते। अगर उसकी इच्छा है तो साक्ष्य दे सकता है, लेकिन बाधित करके आप उससे आत्माभिशंसन नहीं करा सकते, यानी कि आप उसको बाधित करके
किसी भी तरीके की गवाही या साक्ष्य उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते। ये दिया गया किसमें, तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण के भीतर ये चर्चा की गई। अनुच्छेद 21 में अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 21 के अंदर क्या लिखा गया, तो अनुच्छेद 21 के अंदर लिखा गया दोष सिद्धि से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, कि अनुच्छेद 21 जो है ये डिफाइन करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को। ये आपका अनुच्छेद 21 है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को, यानी कि आप किसी भी तरीके का उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन, तो देता है वो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 पे ही बात कर लेता हूँ कि अनुच्छेद 22 जो है वो आपको क्या देता है, तो अनुच्छेद 22 आपका देता है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। ये अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले तो कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने अगर पुलिस जा रही है तो उस व्यक्ति को सबसे पहला अधिकार अनुच्छेद 22 में दिया गया कि गिरफ्तारी का कारण जाने, कि बिना गिरफ्तारी का कारण बताए हुए आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, अपने अधिवक्ता से परामर्श लेने का या बचाव कराने का अधिकार दिया गया, कि अपने अधिवक्ता से परामर्श ले और अपने अधिवक्ता से बचाव करे, ये भी अधिकार दिया गया। दूसरा कहा गया कि 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी किया जाए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा का अभिरक्षा में रखने का अधिकार इसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण क्या डिफाइन करता है, तो पहला है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको पूरा अधिकार है कि किस कारण से गिरफ्तारी हो रही है। दूसरी चीज़ अगर बात किया जाए तो दूसरी चर्चा ये है कि इसके अंदर कहा गया कि अपने अधिवक्ता से वो परामर्श ले सकता है और वो बचाव करा सकता है, इसका अधिकार भी दिया गया। तीसरी कंडीशन कहा गया कि 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते कार्य दिवस के दिन। और चौथी चीज़ कही गई कि 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। ये कहा गया गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण में, यानी 19, 21, 20, 22 की अगर बात किया जाए तो 19 के भीतर क्या कहा गया, तो कहा गया 6 मूलभूत स्वतंत्रता, इसमें अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन या संघ निर्माण, आबाद संचरण, विकास, निवास की स्वतंत्रता, इस कोई भी आजीविका, कोई भी व्यापार, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या कहा गया कि अनुच्छेद 20 के अंदर क्या कहा गया, तो दोष सिद्धि से संरक्षण, की दोहरा दंड नहीं दे सकते, इस तरीके की चर्चाएं। 21 में क्या कहा गया, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई। 22 में क्या कहा गया, तो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात की गई। तो ये आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे YouTube चैनल के अंदर आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सअप भी दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी हम लोग दे देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो YouTube पे कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सअप पे दे दीजिए, फेसबुक पेज हमारा एजुकेशन मेनिया और द शेखर एकेडमी के नाम से है, उस पर आप आ जाइए, पर्सनल लेवल पे आप आ जाइए। यानी किसी भी तरीके से आपको पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है। अब आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, कई माध्यम है, आप ज़रूर जुड़ जाइए। अगला आता हूँ, अगला जो मूल अधिकार है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कहाँ कहाँ है, 23 और 24 में, यानी अनुच्छेद 23 और 24 के भीतर है। क्या क्या चीज़ें हैं तो देख लीजिए। अनुच्छेद 23 के अंदर लिखा गया मानव दुर्व्यापार, और क्या लिखा गया, बलात्श्रम का प्रतिषेध। ये लाइन लिखी गई किसमें, तो अनुच्छेद 23 के अंदर। और अनुच्छेद 24 के अंदर अगर आया जाए तो 24 में लिखा गया
कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक। ये दो चीजें लिखी गई शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 और 24 जो संविधान का अनुच्छेद है ये डिफाइन करता है कि आप किसी भी तरीके से शोषण नहीं कर सकते, भारतीय नागरिक का शोषण नहीं कर सकते। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाए गए तो उसमें दो अनुच्छेदों को रखा गया, एक 23 और एक 24। देख लीजिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो मानव दुर्व्यापार, यानी कि मानव का किसी भी तरीके से आप व्यापार नहीं कर सकते, गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते, या बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब जबरदस्ती उससे परिश्रम नहीं करा सकते। ये चीजें डिफाइन की गई किसमें, तो अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि कारखानों आदि में, यानी कि किसी भी तरीके के भारी भरकम काम में 14 वर्ष से कम, ये लाइन रखी गई कि 14 वर्ष से कम के बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको नहीं रखा जाएगा। ये चीज डिफाइन की गई किसमें, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 23 में क्या, तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध की बात करता है, और अनुच्छेद 24 क्या है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे जब हम लोग चलेंगे तो आगे चर्चा आती है अगला, तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में डिस्कशन किया गया कहां पर, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे तो ये है आपका 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर चर्चाएं खूब जम करके हुई हैं, देख लिया जाए, सबके बारे में लिखेंगे एक एक लाइन। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ये चार चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया। क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, तो सबसे पहला अनुच्छेद 25 के ऊपर अगर बात किया जाए कि 25 में क्या लिखा गया, तो कहा गया कि व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रिया कलाप की स्वतंत्रता, ये पहली लाइन लिखी गई। मतलब क्या है कि व्यक्ति अंतःकरण से या धार्मिक क्रियाकलापों से स्वतंत्र है, यानी वो किसी भी धर्म के बारे में चर्चा कर सकता है, किसी भी धर्म के बारे में सोच सकता है, किसी भी धर्म के बारे में डिस्कशन कर सकता है, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसको फ्री छोड़ दी गई, व्यक्ति विशेष के ऊपर रख दी गई अनुच्छेद 25 के अंदर। जब 26 में आएंगे तो 26 के अंदर क्या कहा गया, तो 26 के अंदर कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति किसी भी तरीके का पूजा पाठ, किसी भी तरीके का धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई किसमें, अनुच्छेद 26 के अंदर। 27 के अंदर क्या कहा गया कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता, यानी यहां पर लिख दिया गया कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता। छूट की स्वतंत्रता का मतलब समझिए कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए या किसी भी धर्म विशेष को आगे ले जाने के लिए आप समस्त नागरिकों के ऊपर किसी भी तरीके का कर आरोपित जबरदस्ती नहीं कर सकते। शुल्क आप लगा सकते हैं। शुल्क लगाने का मतलब कि किसी को भी कोई सुविधा देने के बदले में आप उसके ऊपर अगर आप शुल्क लगा रहे हैं तो शुल्क आप लगा सकते हैं।
शुल्क लगाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर नहीं लगा सकते किसी भी धर्म, और कर लगाते हैं तो कर देने के लिए कोई भी नागरिक जो है वो बाध्य नहीं है। ये डिफाइन किया गया किसमें, तो अनुच्छेद 27 के अंदर। 28 के अंदर जब आप आएंगे, अनुच्छेद 28 के अंदर क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 28 के अंदर कहा गया शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित, कि शिक्षण संस्थाओं में किसी भी तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित की गई, कि शिक्षण संस्थान जो है अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मैं अधिकार पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मूल अधिकार जो आपको दिए गए हैं, मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान में रखना है हमको कि किसी भी तरीके की देश की एकता और अखंडता पर कोई चोट न पहुंचे। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि आप किसी भी धर्म के बारे में डिस्कशन करोगे या कुछ भी बोलोगे और आप छोड़ दिए जाओगे। अगर आप किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलते हो, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप अपने धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास करिए। सारी छूट हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान के अंदर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि देश की एकता और अखंडता को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आगे एक नाम दिया गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी कहाँ पे चर्चा हुई, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी चर्चा हुई 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद रखे गए। एक अनुच्छेद रखा गया अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद रखा गया अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 के अंदर क्या कहा गया, तो कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और दूसरा क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ये 2 लाइन लिखी गई संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में। पहला कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी हमारे देश में अगर किसी की भी संख्या अगर कम है तो उनके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, इस पे चर्चा की गई। और अनुच्छेद 30 के अंदर कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, कि ये जो है वो स्थापना भी कर सकते हैं और साथ साथ प्रशासन भी कर सकते हैं। उसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ें लिखी गई किस में, तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबके बावजूद भी हमारे पास एक लाइन रखी गई, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि इतने ज़्यादा अधिकार देने के बाद भी अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इतने ज़्यादा अधिकार देने के बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं पर भी जा करके, दोनों ऑप्शन दिए गए, उच्च न्यायालय भी दिए गया और उच्चतम न्यायालय भी दिया गया, कि उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो और अपने
संवैधानिक अधिकारों का पालन न करा पाने की कंडीशन में आप उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और उच्चतम न्यायालय में भी रख सकते हो। एक लाइन बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो जोड़ा गया तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यही संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है, कि ये हार्ट एंड साउल दोनों इसको स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा क्या गया कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमारे यहाँ पर संवैधानिक उपचारों के तहत उसको एक अधिकार दिया गया कि वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा करके अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करा सकता है। इसी को रखा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 के भीतर, अनुच्छेद 32 के अंदर। तो ये आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, ये डिस्कशन किया अपने मूल अधिकारों के भीतर। 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। 6 मूल अधिकार थे जिनके बारे में डिस्कशन किया गया, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या कोई भी दिक्कत भी अगर आ रही है तो उसके लिए मैंने बता दिया कि व्हाट्सअप नंबर पे आप आ सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, आप फेसबुक पे आ सकते हैं, कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है उसमें, तो आप कहीं ना कहीं हमसे जुड़िए। कोई भी समस्या आती है तो हमसे बताइए। क्लासेस कैसे लग रही हैं, अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। आप सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।